भाग 3 आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार। तो चलिए जानते हैं कि मूल अधिकार होते क्या है। इससे पहले हमने भाग 1 पढ़ा पॉलिटी में, भाग 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा है भाग 3 और भाग 3 के अंतर्गत आता है आपका मूल अधिकार। ठीक है, इसमें आपको जैसे कि पता ही है कि टोटल कितने भाग हैं पॉलिटी में। टोटल जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें जो टोटल हैं वो 22 भाग हैं। 22 में से 2 हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरा भाग और तीसरे भाग में आता है आपका मूल अधिकार। मूल अधिकार में अनुच्छेदों की अगर हम बात करें तो इसमें आपके 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद सम्मिलित हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 से 35 तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मूल अधिकार होते क्या हैं। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं या फिर ज़रूरी होते हैं। जो मूल अधिकार होते हैं उनको ना तो सरकार छीन सकती है और ना ही कोई पब्लिक छीन सकती है। जैसे आपका जीने का अधिकार है, इससे आपको सरकार नहीं छीन सकती है। आप जो आपका मन है, आप पहनना चाहते हो, जो आप खाना चाहते हो, जो आपकी डेली की जो जीवन शैली है उसे जीने का क्या होता है, हर नागरिक को अधिकार होता है। तो इसी को कहते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनको कि आपसे ना तो सरकार को हक है कि वो छीन सके और ना ही किसी पब्लिक को हक है कि वो आपसे आपके मूल अधिकारों को छीन सके। तो ये तो रही डेफिनेशन की बात कि मूल अधिकार की क्या परिभाषा होती है। देखिए, जो मूल अधिकार है जिसे कि भाग 3 के अंतर्गत हम समझते हैं, तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है भाग 3 को, क्योंकि कई बार आपको भाग 3 ना पूछा जाए कि पूछ देंगे मैग्ना कार्टा के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो वहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना तो कंफ्यूज होना है, क्योंकि जो मैग्ना कार्टा है उसे ही क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का भाग 3 कहा जाता है मैग्ना कार्टा को। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें अनुच्छेद 12 से 35 तक हमें सब पता होता है कि मूल अधिकार में क्या है, भाग 3 में क्या है, लेकिन अगर हमें उसका नाम पता नहीं है कि मतलब इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और कहीं पे आपको ऑप्शन में मैग्ना कार्टा के बारे में पूछा गया और आपको पता होते हुए भी अगर आप ना कर पाएँ तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत दुख होता है। इसलिए हमें हर चीज़ का मीनिंग अच्छे से समझना चाहिए। तो चलिए, ये तो ठीक कि डेफिनेशन की बात। अब हम देखते हैं कि जो हमारा मैग्ना कार्टा है या फिर भाग 3 है, इसके अंतर्गत जो सबसे पहले हम अनुच्छेद पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनुच्छेद 12। ठीक है, अनुच्छेद 12, आर्टिकल 12। अनुच्छेद 12 में देखिए क्या कहा गया है। अब देखिए, जो हमारा अनुच्छेद 12 है, आर्टिकल 12 है, इसमें कहा गया है कि व्यक्ति का मूल अधिकार है और उसे अन्यथा या बेवजह आप छीन नहीं सकते हैं। ये कहा गया है आपका आर्टिकल 12 में। लेकिन देखिए, लेकिन समाज को अच्छे ढंग से या फिर नियम कानून से चलाने के लिए कानून स्टेट बना सकता है। ठीक है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गया, ONGC हो गया, या फिर लोकल गवर्नमेंट एक्सेट्रा, ये सब स्टैंड बना सकते हैं। ये क्यों बनाए जाते हैं? देखिए, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि अब घूमना है किसी को, तो घूमने का अधिकार सबको ही है, वो भी क्या है, एक मूल अधिकार है। अगर आप चाहते हैं कि आप घूमें, आपको घूमना पसंद है, तो वो आपका मूल अधिकार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बेडरूम में घूमने चले जाओ बिना उनकी इजाज़त की। तो इसी के लिए क्या किया गया, कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। क्योंकि मान लीजिए किसी को गाना पसंद है लेकिन वो इतना बेसुरा गा रहा और बिल्कुल लाउड स्पीकर हाई लेवल पे करके, तो उसमें क्या होता है,
उसके लिए कुछ क्या है, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ कानून बनाए गए हैं, ताकि क्या हो, सभी लोग मतलब जो और अलग जो पब्लिक है उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो, सबको क्या हो, सबको सबका अधिकार मिले, लेकिन एक दायरे में मिले। तो यही हमारा आर्टिकल 12 कहता है। आर्टिकल 12 कहता है कि व्यक्ति का जो मूल अधिकार है उसे अन्यथा या फिर बेवजह उसे कोई नहीं छीन सकता है, लेकिन समाज को अच्छे ढंग से चलाने के लिए, ताकि समाज में जो व्यवस्थाएं हैं वो शांति ढंग से चलती रहें, किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए क्या किया गया है, कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। तो ये है आपका आर्टिकल 12। ठीक है। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार के बारे में ही कहा गया है, लेकिन उसमें क्या है, कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। अब जैसे आपका अधिकार है, इसी में मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि क्यों नियम कानून बनाए जाते हैं। आपका अधिकार है कि आप क्या करें, ड्राइव करें। ठीक है। आपको अगर ड्राइविंग पसंद है, आप कार चलाना चाहते हो, स्कूटी चलाना चाहते हो, तो वो आपका अधिकार है, आप चला सकते हो। लेकिन उसमें भी आप देखते हैं कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। अधिकार है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के घर के अंदर स्कूटी या फिर कार चला लें, या फिर जहाँ आपकी मर्ज़ी वहाँ चला लें। तो वही चीज़ आर्टिकल 12 में समझाया गया है कि आपके जो मूल अधिकार हैं वो आपके ही मूल अधिकार हैं, उनको आपसे कोई भी नहीं छीनेगा, बेवजह है कोई भी नहीं छीनेगा। लेकिन व्यवस्था को, जो समाज है उसको अच्छे ढंग से चलाने के लिए क्या है, कुछ नियम कानून बनाए गए हैं कि ताकि कोई भी व्यक्ति कहीं भी ना ड्राइव करे, कोई कहीं भी ना घूमने चले जाए, सब क्या रहे, अपने नियमों में रहे, एक नियम हो, एक रूल हो। तो यही है आपका आर्टिकल 12। अब हम समझते हैं आर्टिकल 13 को। अनुच्छेद 13 में जो बात की गई है वो की गई है अल्पीकरण की। ठीक है। डेरोगेशन, जो डेरोगेशन है या फिर जो अल्पीकरण है, इसके बारे में कहा गया है आपके आर्टिकल 13 में कि अगर हमारे मूल अधिकार से, ठीक है, जो हमारा मूल अधिकार है, अगर हमारे मूल अधिकार से किसी दूसरे को तकलीफ़ हो तो फिर वो हमारा मूल अधिकार नहीं है, और बाद में भी कोई ऐसा कानून न बने जो किसी के अधिकार छीन रहे हो। तो देखिए भीमराव अंबेडकर जी ने कितना सोच समझ के हमारा जो भारतीय संविधान है उसको लिखा है, कितना उन्होंने सारे नागरिकों के लिए सोचा है, ताकि आने वाला समय जब भी जैसा भी हो उसमें कभी भी किसी भी जो एक आदमी है, जो आम व्यक्ति है, उनको कभी भी कोई भी दिक्कत ना हो। तो आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 13 में लिखा गया है कि हमें जो हमारे मूल अधिकार हैं वो हमारे मूल अधिकार केवल तभी तक हैं जब तक कि क्या हो, किसी और को उनसे कोई भी दिक्कत ना हो। और बाद में भी ऐसा नहीं कि ये अधिकार आज ही है, क्योंकि बाद में भी आने वाले समय में भी ऐसा कोई भी कानून नहीं बनना चाहिए। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। कई बार पूछा जाता है कि ऐसा किस आर्टिकल में है कि ऐसा कोई भी कानून न बने, आगे भी ऐसा कोई कानून न बने जो क्या करे, किसी के अधिकारों को छीनता हो। तो वही कहा गया है आपका आर्टिकल 13 में, अल्पीकरण में, डेरोगेशन में, कि डेरोगेशन के अंतर्गत कहा गया है कि अगर हमारे मूल अधिकार से किसी दूसरे को तकलीफ़ हो तो फिर वो हमारा क्या है, मूल अधिकार नहीं है, और बाद में भी कोई ऐसा कानून न बने जो किसी के अधिकार छीन सके। तो यही फ़र्क है आज की गवर्नमेंट में और उस टाइम पे जो लोग थे, जो महान व्यक्ति थे, उन्होंने कितना पब्लिक के बारे में सोचा है। आप अगर अध्ययन करें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये रहा हमारा आर्टिकल 13, आर्टिकल 12 और 13 हम कर चुके हैं। अब आर्टिकल 14 देखते हैं।
देखिए, आर्टिकल 14 से पहले मैं आपको आर्टिकल जो 13 है उसमें जो एक पॉइंट आया था कि आगे भी कोई ऐसा कानून ना बने जिससे कि क्या हो, किसी के मूल अधिकार को ठेस पहुँचे या फिर कोई नुकसान हो। देखिए क्या हुआ था कि जो हमारा जो अधिकार है, ठीक है, वो है कि हम, जैसे हमें अधिकार है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, ये क्या है, हमारा मूल अधिकार है। लेकिन ये नहीं कि हम किसी को कुछ ऐसा कहें जिससे क्या हो, उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचे। या फिर कुछ लोग होते हैं कि किसी को वह बोलने का अधिकार है तो तुम किसी को गाली दे दो, तो ये तो कहीं के रूल नहीं होते हैं। तो क्या हुआ था, देखिए जब हमारा जो संविधान बना था, जैसे कि आपको पता ही होगा कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। तो उससे पहले भी कई कानून बने थे, वो कानून अभी भी क्या है, लागू रहेंगे, बशर्ते जो वो कानून है, वो कानून वर्तमान समय में जो दिए गए जो मूल अधिकार हैं उनको क्या न करते हो, डिस्टर्ब न करते हो। ठीक है, तो ऐसे भी कानून बनाए गए। जैसे क्या था, जो पर्सनल लॉ है, ठीक है, जो मुसलमान थे उनके कानून में क्या होता है, उनके कानून पर कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जो उन पर नहीं लगते हैं, और हिंदू के कुछ कानून हैं जो कि मुसलमानों पर नहीं लगते हैं। जैसे देखिए, एक 3 तलाक था, ठीक है, 3 तलाक का मुद्दा जो कि काफ़ी चर्चाओं में भी रहा है। तो 3 तलाक का भी जो मुद्दा था वो भी क्या था, पर्सनल लॉ था। तो उसमें भी यही था कि जिस कारण क्या करा था, जो सायरा बानो थी, ठीक है, उन्होंने क्या करा था, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया था कि क्या है, 3 तलाक क्या है, पुरुषों के जो हक है, पुरुषों के हक में तो था, परंतु वो क्या था, महिलाओं का जो मूल अधिकार है उसको वो क्या कर रहा था, छीन रहा था। इसीलिए तो 3 तलाक ख़त्म हुआ। नहीं तो जो तो बने हैं, जो कानून बने हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन उसमें बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि वो जो कानून बना था वो पुरुषों के हक में तो था, लेकिन महिलाओं के लिए क्या था, वो उनके मूल अधिकारों को छीन रहा था। तो भीमराव अंबेडकर जी ने, और एक कहते हैं कि एक शायर हुआ करते थे, उन्होंने बहुत ही सुंदर एक लाइन कही थी कि उन्होंने कहा कि तुम्हारी हर तकलीफ़ों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की अगर कोई भी पर्सनल कोई भी तकलीफ़ है तो उसका एक मुकम्मल जवाब है कौन, हमारा भारतीय संविधान। कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, ठीक है, मैं भारत का संविधान हूँ। तो इसीलिए हम लोगों को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए हमारे संविधान में क्या है, क्या क्या हमारे लिए अधिकार बने हैं। कोई हमसे कुछ भी अधिकार बिना हमारी इजाज़त के नहीं छीन सकता है। ठीक है, तो ये तो था कि आर्टिकल 13 के बारे में थोड़ा सा डिटेल। अब हम देखिए आर्टिकल 14 को पढ़ते हैं। तो आर्टिकल जो 14 है, अनुच्छेद 14, इसमें कानून के सामने क्या है, सब समान है। ठीक है, जो कानून है हमारा उसके सामने सब समान है। ये वाक्य अगर पूछे कि सबसे पहले किसने कहा था, तो ये वाक्य सबसे पहले कहा था आपका A.V. डेसी ने। ठीक है, A.V. डेसी जी थे, उन्होंने सबसे पहले ये सिद्धांत दिया था कि कानून के सामने क्या है, सब समान है। इसलिए आपने देखा भी होगा जो कोर्ट होती हैं, कोर्ट में एक पट्टी बांधी जाती है, जो वहाँ पे वो होती है, स्टैचू सा होता है, तो उस पर पट्टी बांधी जाती है कि हम किसी को नहीं देख रहे हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन किस जाति का है किस मजहब का है। कानून की नज़रों में सब क्या है, समान है। बस वहाँ पे होती है तो केवल सबूत की ज़रूरत होती है। और कानून का जो समान संरक्षण है ये USA जो अमेरिका है वो भी क्या करता है, मानता है। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद 14 में यही है कि कानून के सामने क्या है, सब समान है। तो आर्टिकल 14 में बस इतना ही है और आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। आपने आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 जो है ना,
इसमें समाज में समानता लाने की ही बात की गई है। तो वही आपने आर्टिकल 14 पढ़ा। अब हम आर्टिकल 15 पढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल 15 में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता है। अब देखिए वो 5 कौन से आधार हैं जिनके आधार पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ वो 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता है। 5 वो आधार हैं। धर्म, ठीक है, कोई भी धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। ये हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया है। ना तो कोई धर्म के आधार पे, ना जाति के आधार पे, ना वंश के आधार पे, ना लिंग के आधार पे और ना जन्म स्थान के आधार पे। इन 5 में से किसी भी आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये लिखा गया है आर्टिकल 15 में, ठीक है। आर्टिकल 14 में था कि कानून के सामने क्या है, सभी समान है, चाहे वो कोई भी है। और आर्टिकल 15 में है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता है। धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म या कहाँ उसने जन्म लिया है, इस आधार पर भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन किसी की भलाई के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि भाई, अब देखिए जैसे इसमें कहा गया है कि जाति या फिर लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अगर भेदभाव नहीं होता है तो जाति के आधार पर आरक्षण क्यों मिलता है, ठीक है। या फिर लिंग के आधार पर, लिंग जो मतलब लड़की है या फिर जो लड़के हैं, लड़कों को थोड़ी छूट लड़कियों को थोड़ा छूट दी जाती है गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट सेक्टर में, कहीं पे भी। तो ये चीज़ें क्यों है, जबकि हमारे अनुच्छेद 15 में तो लिखा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने साफ साफ लिखा है कि भारतीय संविधान में ये चीज़ें लिखी है कि 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान। जन्म स्थान मतलब आप कहाँ पे आपने जन्म लिया, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन देखिए उन्होंने कितना सोचा है उसके बाद, लेकिन उसमें एक चीज़ और ऐड थी कि लेकिन किसी की भलाई के लिए भेदभाव कर सकते हैं। मतलब भलाई के लिए भेदभाव कर सकते हैं। जैसे कैसे भेदभाव, हमेशा से ही लड़कियों को थोड़ा लड़कों के कंपैरिजन में देखें तो कम उनको आंका जाता है कि लड़कियों में, अब होता ही है कि लड़कियां ज़्यादा ना भार उठा सकती हैं, ना काम ज़्यादा उतनी हैवी ड्यूटी नहीं कर सकते हैं जैसे कि लड़के करते हैं, आदमी करते हैं। तो वही मैं आपके लिए एक एग्जांपल लाई हूँ। जैसे हैवी ड्यूटी में क्या होती है, महिलाओं को छूट दी जाती है। इसी में आता है जैसे आरक्षण, आगे को नहीं रोका जा सकता है। जो आरक्षण होता है, आरक्षण क्यों दिया जाता है, क्योंकि इसमें लिखा गया था कि किसी की भलाई के लिए हम भेदभाव कर सकते हैं। तो अगर हमें लगता है कि जाति के आधार पर कुछ लोग हैं, कुछ जाति के लोग हैं जो बहुत पीछे छूट रहे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत आरक्षण दे के उनको क्या किया जाता है, समाज के लेवल तक लाने की कोशिश की जाती है। इसीलिए तो आरक्षण दिया जाता है। जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं उनको आर्टिकल 15 को अच्छे से समझना चाहिए कि इसमें क्या होता है। अब देखिए आरक्षण है, आरक्षण अगर किसी को दिया जाता है तो आरक्षण क्या करता है, आरक्षण किसी को आगे तो ले जाता है। मतलब कोई निम्न वर्ग से है तो उसे आगे तो ले जाएगा, लेकिन आरक्षण कभी भी ये नहीं करता है कि कोई आगे बढ़ने वाला है उसको वो पीछे धकेले। नहीं, जिसमें एबिलिटी है, अगर कोई कर सकता है तो उसे आरक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए आरक्षण देना सही माना गया है। कई लोग इसे गलत मानते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन ये संविधान में लिखा गया है कि किसी की भलाई के लिए हम क्या कर सकते हैं, आरक्षण दे सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 आपने समझ लिया होगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, लेकिन किसी की भलाई के लिए कोई भेदभाव कर सकते हैं। उसमें क्या है, हमें छूट दी गई है।
अब आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं, आरक्षण हो या फिर आरक्षण ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आरक्षण देना सही है तो ठीक है, वो भी सही है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि आरक्षण ना हो। तो आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन की समानता। ठीक है, आर्टिकल जो 16 है, अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन की समानता, मतलब जो सरकारी नौकरी है उसमें सबको समान अधिकार होता है, किंतु जाति, लिंग, स्थान के आधार पर कुछ आरक्षण भी मिलता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे देखिए जाति के आधार पर तो आपको पता है SC ST को क्या होता है, इसमें आरक्षण मिलता है। वैसे सरकारी जो नियोजन होते हैं उसमें क्या होता है, सरकारी नौकरी में सबको समान अधिकार दिए जाते हैं, किंतु कुछ लोग जो कम जाति के हैं उनको थोड़ा आरक्षण मिलता है। जैसे लिंग की बात करें तो जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण मिलता है, और स्थान की बात करें तो जो लोग कुछ ऐसे एरिया से आते हैं जहाँ पे उतना डेवलपमेंट नहीं है तो उनको भी कुछ परसेंट का क्या होता है, आरक्षण मिलता है, जो कि क्या होता है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये कहा गया है हमारा आर्टिकल 16 में। अब देखिए आर्टिकल जो 17 है ये है अस्पृश्यता। ठीक है, जिसे हम कहते हैं छुआछूत। पूछा जाता है कि छुआछूत के बारे में किस अनुच्छेद के तहत बात की गई है। तो आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 में कहा गया है छुआछूत के बारे में। जो छुआछूत है इसको क्या होना चाहिए, ख़त्म किया जाएगा, इसको ख़त्म करना चाहिए। जाति और धर्म के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं हो सकता है, किंतु कोई अगर बीमारी है तो फिर छुआछूत का अधिकार है। जैसे अभी कोविड हुआ था तो वहाँ पे हम नहीं कह सकते हैं कि छुआछूत नहीं होना चाहिए, छुआछूत को ख़त्म किया जाए, नहीं, वहाँ पे तो छुआछूत ही सही है। क्योंकि कोविड में अगर हम इस चीज़ को आर्टिकल 17 की बात करें कि हमें जाति और धर्म के आधार पर कोई किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए छूतछात में, तो वो गलत है। हाँ, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी हैं तो उन्होंने आगे की भी सारी व्यवस्थाओं को नियमित रखने के लिए लिख दिया था पहले ही कि अगर किसी से भेदभाव होता भी है छुआछूत में तो वो होगा केवल बीमारी के आधार पर। अगर किसी को ऐसी कोई डिजीज़ है जिससे अगर वो किसी और को छूता है और किसी के संपर्क में आता है तो उससे भी बीमारी होती है, तो उसके लिए छुआछूत माफ़ है। लेकिन वैसे छुआछूत की जो ये परंपराएं हैं वो क्या होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। ये कहा गया है आपका आर्टिकल 17 में। अब आर्टिकल 18 पढ़ते हैं कि आर्टिकल 18 में क्या है। देखिए जो आर्टिकल 18 है, अनुच्छेद 18 है, इसमें कहा गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का क्या होना चाहिए, अंत होना चाहिए। जैसे पुराने ज़माने में था कि कोई महाराजा है, कोई सर हैं, कोई राय हैं, ठीक है, विदेशी हैं, तो वो क्या करते हैं अपने नाम के आगे क्या करते हैं, अपनी उपाधि को भी जोड़ देते हैं। तो उपाधि को जोड़ने का क्या होना चाहिए, अंत होना चाहिए। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो क्या करे, अपने नाम के आगे उस उपाधि को जोड़े। लेकिन इसमें भी देखिए कुछ प्रावधान है, केवल जो नेशनल अवार्ड है वो तो ले सकते हैं, किंतु इस उपाधि को सरनेम के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को कोई नेशनल अवार्ड भी मिलता है तो उसकी उपाधि तो ले सकते हैं, लेकिन जो अपना सरनेम है, जैसे किसी का कुछ सरनेम है, कोई सती है, कोई रावत है, तो वो सरनेम के रूप में अपनी उपाधियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एजुकेशन है या फिर रैंक है तो उसको आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग अगर PhD करते हैं तो वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, तो ये अधिकार है उनका। आर्टिकल 18 में कहा गया है कि एजुकेशन या फिर रैंक के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो उपाधि है अपने नाम के साथ आगे जोड़ सकते हैं। जैसे कोई दरोगा है, SI है, तो वो अपने नाम के आगे जोड़ सकता है कि फलाना दरोगा, हलाना दरोगा, A दरोगा, B दरोगा, जो भी है, तो वो उस उपाधि का प्रयोग कर सकता है। लेकिन अगर कोई नेशनल अवार्ड मिलता है तो उसके लिए वो नहीं कर सकता है कि राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित
भंडारी जी या फिर राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित कुछ भी, है ना। तो ये आर्टिकल 18 कहता है कि आप इन सब उपाधियों का जो प्रयोग है वो आप अपने नाम के साथ नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर एजुकेशन और रैंक की बात आए तो आप इसे अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। तो ये भाग 3 में हमने पढ़ा अनुच्छेद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तक। ठीक है, आपने जैसे नोटिस करा होगा कि जो आर्टिकल 14 है, ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक क्या है, समानता का अधिकार है कि मतलब सभी लोगों को समान दृष्टि से देखा जाए। अब 18 तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो आर्टिकल 19 है, 19 से 22 तक है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, तो वो हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। आज हम देखते हैं कि हमने जो आर्टिकल 14 और 15 से 18 तक जो पढ़ा उसको थोड़ा रिवाइज करें। आर्टिकल 14 में कहा गया था कि कानून के सामने क्या है, सब समान है। ठीक है, और ये वाक्य सबसे पहले A.V. टेसी ने कहा था। आर्टिकल 15 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता है, धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म के आधार पर। इसके बाद आर्टिकल 16 था कि सरकारी जो नौकरी होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, उसमें सबको क्या है, समान अधिकार है, किंतु जाति, लिंग, स्थान के आधार पर कुछ आरक्षण दिया जाता है, जिसे हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं। आर्टिकल 17 था छुआछूत। छुआछूत को खत्म किया जाना चाहिए, जाति और धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी है तो वहाँ पे छुआछूत को आप लागू कर सकते हैं। अब आर्टिकल जो 18 पढ़ा था कि उपाधियों का क्या होना चाहिए, अंत होना चाहिए। कोई भी ऐसी उपाधि जो कि नेशनल अवार्ड किसी ने लिया हो तो वो अपने नाम के आगे से उस उपाधि को, जैसे भारत कोई भी ऐसी उपाधि है तो उसको वो अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता है। या फिर जैसे पहले ज़माने में होता था कि महाराज, कुछ भी महाराजाओं के उपाधि या सर की उपाधि या फिर राय या विदेशी, कोई भी जो इस प्रकार की उपाधियाँ हैं उनको अपने नाम के साथ ऐड करना मान्य नहीं है। हाँ, लेकिन अगर एजुकेशन और रैंक की बात करें तो आप अपने नाम के आगे ये उपाधियाँ लगा सकते हैं कि डॉक्टर लिख के कुछ भी आप रमेश, डॉक्टर शालिनी या फिर डॉक्टर हेमंती, कुछ भी आप लिख सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कि कोई नेशनल अवार्ड आपको मिला हो और आप अपने नाम के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये कहता है आर्टिकल 18। आई होप आपको समझ में आया हो। हम पढ़ चुके हैं भाग 3 तक, भाग 3 के भी अनुच्छेद 18 तक। टोटल 22 भाग हैं भारतीय संविधान में। आगे के भाग भी हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही हमेशा बने रहें। अगर आपको चैनल पसंद आता है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियोस में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।